नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। ममता बनर्जी ने सरकार को तो हिला दिया। पूरे देश में एक संदेशा साफ दे दिया कि कोई नेता ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट पे जाकर सीधा दहाड़ सकता है, खुद दलीलें रख सकता है कि किस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और शायद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि ममता बनर्जी की बात पे दम है, इसलिए नोटिस जारी कर दिया गया। लोकतंत्र का जिस तरह क्षरण हो रहा है, ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, उसे देश भर में ममता बनर्जी ने माहौल तो बना दिया। अभय दुबे जी से मैंने राजनीति की विस्तार से चर्चा की है। राहुल गांधी के तेवरों से बीजेपी इतनी परेशान क्यों है, ये भी इस बातचीत में है। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझे आज तक ममता बनर्जी की वो तस्वीर याद है, एक बिल्कुल साधारण सी चप्पल पहनी हुई सूती, अ, अभी भी साड़ी वो वैसी सस्ती वाली पहनती हैं, और माथे से खून टपक रहा था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, और उस खून को पोंछते हुए ममता बनर्जी भाषण दे रही थी। कम्युनिस्टों की सरकार, मतलब मुझे वो याद है अभी तक कि वहां के मुख्यमंत्री, उनके फोटो लोग मंदिरों में लगाया करते थे, इतना जलवा था। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में एक इतनी जमी जमाई सत्ता कोई उखाड़ सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर, जुझारूपन, सत्ता से लड़ने की ताकत, इससे ममता बनर्जी को एक इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। मैं ममता बनर्जी की ज्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो 5 जनवरी को पैदा हुई हैं। वो गुरु गोविंद सिंह, ममता बनर्जी, कल्याण सिंह, ये सब लड़ाका किस्म के आदमी हैं जो योद्धा हैं। और मूलांक देखिए, सबका 5 जनवरी है, जैसे मेरा 5 जनवरी है। मैं इसलिए ज्यादा खुश हो रहा हूँ। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने जो FIR के खिलाफ दलील रखी, मैं चेहरे देख रहा था जो वीडियो वायरल हुआ बाद में, सब भौचक्के थे। कोई मुख्यमंत्री इतने बढ़िया तरीके से खुद सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रख सकता है? ममता बनर्जी ने आज वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आखिर एक मुख्यमंत्री को खुद सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, क्यों ऐसी बहस करनी पड़ी? क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी इस हद तक मजबूर हो गई कि उनको लगा कि बंगाल में जो अराजकता का नाच हो रहा है, उससे निपटने की यही तरकीब है? उत्तर प्रदेश में एक खबर आई थी कि BLO लोगों की तकलीफ सुन रहे थे, हार्ट अटैक आया, मर गए, निरे लोगों की मौत आई है। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कई दर्जन लोग मर चुके हैं FIR के चलते। आपका क्या मानना है कि ममता बनर्जी को यहां तक क्यों आना पड़ा? मजबूरी क्या थी? देखिए, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, उससे बात समझ में आएगी कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमेशा वर्तमान के ऊपर रोशनी डालता है, तो वर्तमान को डिकोड करने में आसानी होती है। आपको याद होगा कि जब आजादी के आंदोलन अपनी आखिरी दौर में था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज जो है वो आजाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमा चला रहे थे। तो उन सेनानियों के पक्ष में कौन उतरा था? उन सेनानियों के पक्ष में जो वकील उतरे थे, उनमें सबसे आगे जवाहरलाल नेहरू, सफेद शेरवानी नहीं बल्कि अपना वकील का काला चोगा पहनकर चल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने वो मुकदमा अन्य वकीलों के साथ में शहनवाज और ढिल्लन के पक्ष में, कर्नल ढिल्लन और शहनवाज के पक्ष में लड़ा था मुकदमा। इसी तरीके से जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो तरुण गोगोई जो आसाम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काला चोगा पहना और वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए। तो जब जो नेता होते हैं, भले ही वो कानून पढ़े हुए हों, LLB हों, बैरिस्टर हों, LLM हों, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं होते, वो कोई वकालत का उन्हें अनुभव नहीं होता, क्योंकि वकालत का अनुभव तो वकालत करने से होता है, केवल डिग्री से नहीं होता है वकालत का अनुभव। लेकिन जब उनको लगता है कि ये एक संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में उनके पास जितने भी हथियार हैं, उन सारे हथियारों को उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। भाई, ये कोई महारथी है, युद्ध लड़ रहा है, युद्ध में एक संगीन क्षण आता है, तब वो ये नहीं सोचता कि हम फलानी शक्ति बचा कर रखें, ढिकानी शक्ति बचा कर रखें। वो सारे तीर, सारे दांव, सारी शक्तियां, चाहे इनसे बिजली कड़के या पानी बरसे, उनसे सब सारे इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको उस संगीन क्षण का मुकाबला करना है और अपनी जीत, उसके खिलाफ जीत हासिल करनी है। ममता बनर्जी ये देख रही हैं कि इस वक्त भारत में जो लोकतंत्र है
उसके प्राण में माना जाता है कि चुनावी लोकतंत्र है, चुनाव प्रक्रिया उसके प्राण में है। वरना भारतीय लोकतंत्र में और क्या है? भारत में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितना धूल धक्कड़ है, कितनी अव्यवस्था है, कितना भ्रष्टाचार है, दिन रात पुल गिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन भी चल चुका है, पता नहीं क्या क्या भारत के अंदर है। लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी कमियों के बावजूद भारत के बारे में सारी दुनिया एक बात कहती थी कि यहाँ पे नियमित रूप से चुनाव होते हैं, कभी उसमें नागा नहीं होता और चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं। भारत के चुनाव आयोग की बहुत प्रतिष्ठा थी इस बारे में, इतनी प्रतिष्ठा थी कि दुनिया के दूसरे देशों में बुला बुला के उससे कहा जाता था कि आप हमें ट्रेनिंग दीजिए, चुनाव कैसे कराया जाता है बढ़िया तरीके से। दी भी भारत के चुनाव आयोग ने जाकर दुनिया के कई देशों में जहां नया नया लोकतंत्र था वहां ट्रेनिंग भी दी, ले आ गया। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प, अच्छी और अनुकरणीय बात अगर भारत के लोकतंत्र में थी तो वो थी चुनाव प्रणाली। इसमें होता ये था कि जो भी चुनाव जीतता था सब मानते थे कि थोड़ी मोटी इधर उधर गड़बड़ी सड़बड़ी हुई होगी, लेकिन मोटे तौर पर चुनाव जो है ना ईमानदारी से हुआ है। इसलिए भले उसको 30% वोट मिले, 35% वोट मिले या 42% वोट मिले, सब लोग उसको मानते थे कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, कोई भी हो। उसमें महान लोग भी प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बने और देवगौड़ा जैसे लोग भी प्रधानमंत्री बने जो एक क्षेत्रीय नेता थे। इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने जिनकी कोई जो एक मतलब कभी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक ठीक है बहुत नफीस किस्म की शख्सियत थी उनकी, लेकिन बाकी राजनीति में उनका कोई आधार वगैरह था नहीं। तो एक व्यक्ति मधुकोड़ा अकेले थे, वो मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के, और पता नहीं क्या क्या मतलब हर तरह के लोगों को बड़े पदों में पहुंचने का मौका मिला। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बाकायदा रही, उनकी प्रतिष्ठा का किसी ने चैलेंज नहीं किया, अरे तुम क्या हो, तुम कैसे चुन के आ गए, क्योंकि चुनाव के जरिए चुन के आए थे, चुनाव के जरिए चुन के आया, उसकी हैसियत अपने आप में बढ़ गई। ये भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषता थी। भारत की चुनाव प्रणाली इस विशेषता से वंचित होनी तब शुरू हुई संजय जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ में साजिश करके इस प्रणाली को कैप्चर करने की शुरुआत की। पहले राजीव कुमार के साथ में और उसके बाद में ज्ञानेश कुमार जी के साथ में। इसके लिए लंबा प्रपंच रचा गया, इन लोगों के नियुक्ति की प्रक्रिया बदली गई, इनके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो पाए, FIR ना दर्ज हो जाए, इसलिए उनको इम्यूनिटी देने के लिए कानून पास किया गया। मतलब ऐसे ऐसे काम किए गए जाके, क्योंकि जब ये काम करेंगे तो इनके ऊपर इनकी आलोचना होगी, लोगों के ऊपर हमला होगा, विपक्ष इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा, तो ये लोग अनटचेबल हो जाएं, मतलब इनको कोई छू ना सके। ये करने के लिए पूरा पहले इंतजाम किया गया पक्का। ये काफी जो हो रहा है बड़े लंबी दूरी के योजना के का नतीजा है ये। मैं तो मानता हूं कि ये 2-3 साल से सब प्लानिंग चल रही थी ये। और उसके बाद में फिर देखिए, फिर SIR, ये सब चीजें बाकायदा नियोजित थी, वरना इतने इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हो रही हैं। ये एक लंबी दूरी से चलने वाली साजिश है जिसके फलितार धीरे धीरे करके परत दर परत खुल के हम लोगों के सामने आ रहे हैं। ये कोई मामूली छोटी मोटी बात नहीं, छोटी मोटी घटना नहीं हो रही है इस देश में। बिहार में SIR हुई तब भी हम उसको समझ नहीं पाए पूरा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नहीं पूरी तरह समझ पाया उस SIR को। फिर जब वो सारे देश में होनी शुरू हुई, जो बंगाल में घटित हो रही है और कहीं हो रही, तब बात समझ में आ रही क्या है। अगर ममता बनर्जी ने BLO, चूंकि सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो ममता बनर्जी ने BLOs को नियंत्रित कर लिया और एक तरह से BLO का आंदोलन चला दिया उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ। तो चुनाव आयोग ने चालाकी से एक नई चीज ले आया चुनाव आयोग, उन्होंने बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए, जिनके खिलाफ आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ने बोली। कलकत्ता, वो बिहार में माइक्रो ऑब्जर्वर्स नहीं थे। यूपी की SIR में भी माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं है, तमिलनाडु की SIR में भी माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं है। बिहार में एक नई चीज प्रकट, पश्चिम बंगाल में एक नई चीज प्रकट हुई, माइक्रो ऑब्जर्वर।
उन्होंने कहा ममता बनर्जी बहुत चालाक बनती है, ममता बनर्जी बहुत होशियार बनती है, इन्होंने बीएलओ कंट्रोल कर लिया, हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर देंगे। अब वो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो कमरों में बैठे हुए कंप्यूटर पे अपना खेल कर रहे हैं, फेरबदल कर रहे हैं मतदाता सूची में। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि साहब कोई किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने पति का सरनेम, पति का उपनाम जो होता है, जात सूचक उपनाम, वो अपना लेती है, तो उसका नाम बदल जाता है। चुनाव आयोग कहता है ये मिसमैच हो गया, उस लड़की का नाम काट देता है वो शादीशुदा लड़की का। तो ममता बनर्जी का तर्क ये था कि एसआईआर नाम काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। पहले ही बड़े पैमाने पर नाम काटती है, फिर उससे राहुल गांधी की भाषा का अगर इस्तेमाल करें, जो उसने अपनी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया था, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था उन्होंने, और उसके बाद उससे स्पेस बनता है, एक खाली जगह बनती है, उससे उस खाली जगह में कुछ भी किया जा सकता है। उस खाली जगह में अपने लोगों को, एक फर्जी मतदाताओं को डाला जा सकता है, अपने मतदाताओं को डाला जा सकता है, जिनको गारंटी है कि उन्हीं के समर्थक हैं उनको डाला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है उस खाली जगह में। क्योंकि जब तक मतदाता सूची में खाली जगह नहीं बनेगी तब तक आप खेल कैसे करेंगे? ये सब बातें आज ममता बनर्जी ने वहां कही। उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स वाला सवाल उठाया, उन्होंने लड़कियों के जिनकी शादी हो गई है उनके नाम काटने का सवाल उठाया, ये सारे सवाल। और उन्होंने जो बेंच थी जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कर रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि इंसाफ मिल नहीं रहा है, इंसाफ रो रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा। तो ममता बनर्जी ने ये जो अपनी बात पेश की, इससे हुआ ये कि वो कुछ मुख्य न्यायाधीश भी सफाई देने की मुद्रा में आ गए। तो उन्होंने ममता बनर्जी कहा, देखिए हम तो बड़ी मेहनत से सब पूरे लोगों के, बड़े बड़े मशहूर वकीलों की दलीलें सुन रहे हैं, हमने कपिल सिब्बल की भी दलीलें सुनी, फिर हमने ये आदेश दिए, वो तो बताया उन्होंने ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी अपनी बात कहती रही, संक्षेप में ही उन्होंने अपनी बात कही। उनके साथ एक वरिष्ठ वकील थे, दीवान साहब, वो भी थे वहां पर, श्याम दीवान, वो भी थे जो उनका पक्ष रखने आए थे। ममता बनर्जी खुद अपना पक्ष रखना उचित समझा, श्याम दीवान भी थे उनकी मदद करने के लिए। तो ये सब जो हुआ, बाद में उन्होंने फिर मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया कि आप सोमवार तक अपना पक्ष पेश कीजिए। तो ममता बनर्जी के इस तरह आने से एक इफेक्ट पैदा हुआ जो नहीं हो सकता था अगर केवल उनका वकील ही वहां पे आता तो। और उस इफेक्ट से क्या हुआ पैदा, उस बंगाल की जनता का ध्यान हमेशा उनकी तरफ रहता ही है। बंगाल की सबसे बड़ी नेता है वो, ये तो बीजेपी वाले भी मानते हैं ना। ममता बनर्जी बड़ा नेता तो बंगाल में नहीं है कोई, एक कोने से दूसरे कोने तक ममता बनर्जी ही बंगाल की नेता है। बीजेपी के पास उनके पाए का कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं है उनके पाए का नेता बंगाल में। तो वो न केवल बंगाल का ध्यान उनकी तरफ गया बल्कि सारे देश का ध्यान उनकी तरफ गया। विपक्ष की पार्टियां हैं, उन सबने सबक सीखा कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। यानी जब आप महारथी होते हैं और युद्ध में लड़ रहे हैं और युद्ध संकट के क्षण में, संगीन क्षण में पहुंच चुका है, निर्णायक क्षण में पहुंच चुका है, उस वक्त आप ये थोड़ा ना करेंगे ब्रह्मास्त्र अपना हम छुपा कर रख लें, अगली बार इस्तेमाल करेंगे, अगली बार तो कभी आएगी नहीं। तो ममता बनर्जी सब कुछ कर रही हैं, वो सड़क पर उतर रही हैं, वो बंगाल में युद्ध कर रही हैं, वो अदालत में वकील बनकर पेश हो रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं वो। और यही कारण है, इतनी जबरदस्त उनके अंदर संघर्ष क्षमता है और वो लड़ती हैं, एक बार सोच लेती हैं। जैसे मेरे मित्र ने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वाली स्थिति है उनकी। तो ममता बनर्जी जो कर रही है वो बिल्कुल ऐतिहासिक है। और मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे चुनाव जीत सकती है। ठीक बात है, लोकतंत्र का इतिहास जब लिखा जाएगा, आप चाहें तो लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो ममता पीछे है, इसके और दूसरे कारणों पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि जब भी लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो ये दस्तावेज भी जरूर दर्ज होगा कि किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी और ममता बनर्जी जूझ रही थी। उधर पार्लियामेंट का नजारा भी गजब था। ये जो एसआईआर के खिलाफ लड़ने की ये जो अदा है और ये पूरी योजना है, ये तेजस्वी यादव के पास नहीं थी। हाँ, उतना नहीं लड़ पाए वो। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके भी उस काम को नहीं कर पाए। उन्होंने भी कोशिश की, मैं नहीं कह रहा हूँ कोशिश नहीं की, उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली, ये किया वो किया, वहां किया, लेकिन वो बिहार में वो बात बनी नहीं। मतलब
हाँ, बिल्कुल ठीक कह अब रहे वो हैं। एक साथ बीजेपी को चुनौती दे रही है, चुनाव आयोग को चुनौती दे रही है। पहले अभिषेक बनर्जी आए, उन्होंने चुनाव आयोग में उसके ज्ञानेश कुमार को उनके मुंह पे चुनौती दी कि आप उंगली उठा के मत बोलिए, बाहर निकल के उनके खिलाफ बयान दिया। फिर उसके बाद में ममता बनर्जी खुद चुनाव गई मिलने ज्ञानेश कुमार से, वरना ज्ञानेश कुमार तो किसी नेता से मिलते ही नहीं है, अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। लेकिन ममता बनर्जी ने दबाव बना रखा है कि वो उनके तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं से मिल चुके हैं और दोनों नेता उनसे लड़के आए वहां से। हाँ, ममता ठीक बनर्जी बात बीच है। में उड़ के चली आई और बाहर निकल के उन्होंने उनकी खिंचाई की बहुत जम के। आप तो जानते ही घर कितने में कड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। घर में घुस के धमकाना, इसी को कहते हैं। हाँ, तो वो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ऊपर, भाजपा के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबको दबाव में ले लिया है उन्होंने। ठीक बात है। उधर एक और नजारा पार्लियामेंट में दिख रहा था सुबह। राहुल गांधी ने केवल एक शब्द क्या कह दिया, हेलो मेरे गद्दार दोस्त, और बवाल मच गया। गोदी मीडिया ने बिल्कुल, यानी कितनी बड़ी आपत्तिजनक बात कह दी, कितना ज्यादा बवाल काट दिया। मतलब ऐसे राहुल गांधी को तो आजकल गोदी मीडिया खलनायक बनाने चलती है। और सुबह ही सुबह राहुल गांधी ने कह दिया आज प्राइम मिनिस्टर आएंगे नहीं, उनको ट्रेड डील पे बोलना था, लेकिन राहुल गांधी ने सुबह ही ऐलान कर दिया कि आज मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे। और राहुल गांधी अपने हाथ में सेनाध्यक्ष की किताब लेके गए थे, किताब के चक्कर में पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। वाकई में मोदी जी आए नहीं। तो ये तो मोदी जी का ना आना प्राइम मिनिस्टर के लिए तो बड़ा असहज वाली स्थिति है कि भाई राहुल देखिए, गांधी मैं सुबह इसको जरा इसको भी थोड़ा सा मैं बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में ले जाऊंगा इस घटना को। और आप भी अगर मेरी बात को उचित लगे तो आप कहिए कि भाई इसमें ये बात ठीक नहीं। आप देखिए कि इस सरकार से पिछले कुछ दिनों में कई गलतियां हुई हैं, ऐसी गलतियां जो कि हम लोग उनसे, इस सरकार की जो एक बहुत ख्याति है कि बड़ी भारी, मतलब इसमें एक रणनीतिक दिमाग है इसके पास, कई गलतियां हुई। पहली गलती जो मोटी मोटी गलतियां हैं वो मैं बताता हूं मैं आपको। जैसे कि यूजीसी की वो इक्विटी नियमावली आई, तो सरकार ने ये अनुमान नहीं लगाया कि इससे उसी का कोर वोट जो है भड़क जाएगा और मोदी जी को, जिसकी वो भक्ति करता था रोज, मतलब भजन कीर्तन करता था मोदी जी का, ढोल मजीरे बजाता रहता था मोदी जी की तारीफ में, वो उन्हीं को गालियां देने लगेगा और उनके कसमें खाने लगेगा, उसको वोट नहीं देंगे, उनके चित्र का अपमान होगा, अमित शाह के धुर्रे उड़ा दिए और उन्हीं ब्राह्मण ठाकुरों, भूमिहारों, कायस्तों, इन सब में मिलकर। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन, मतलब जो है ये बहुत मुगालते में रहकर उन्होंने काम किया। और अब स्थिति ये है कि अभी स्थिति खत्म नहीं हुई है। अभी ये मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट फिर सुनेगा तो फिर उसमें कुछ भड़केगा मामला। भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ तो करेगा ना, करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। या तो वो नियमावली में संशोधन करेगा या कहेगा नहीं ठीक है नियमावली, तो उसमें कभी ये इधर वाले भड़केंगे या उधर वाले भड़केंगे। वैसे भी इस वक्त दलित और ओबीसी हैं, वो अपने आंदोलनकारी, शांतिपूर्वक आंदोलनकारी कार्रवाइयां चलाई नहीं, कोई बैठा थोड़ी ना, कोई, सब लोग किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। जो बैठ गए हैं वो भी सक्रिय होने के लिए कमर कस रहे हैं या सांस भर रहे हैं, एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। ये स्थिति है। फिर उसके ऊपर आंदोलन भड़केगा मार्च में। तो भारत सरकार ने अपने लिए ये एक बहुत बड़ा पंगा बोल ले लिया है। जिन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती थी वो भी आंदोलित हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए थे वो भी आंदोलित हैं। ये स्थिति हो गई है। दूसरा, आप देखिए कि जब बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने वो एसटीटी कम कर दिया, बढ़ा दिया एसटीटी, तो उससे पूरा स्टॉक एक्सचेंज 1500 अंक गिर गया, निफ्टी गिर गई बुरी तरीके से। ये भी सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन ये भी सरकार के कदम से हो गया। और फिर जब तेजस्वी सूर्या राहुल गांधी और कांग्रेस को आदतन गालियां दे रहे थे कि गद्दार हैं वगैरह, आदत है ना, कभी ये बहुत आसान है, ये लोग कहीं भी खड़े होकर राहुल गांधी और नेहरू वंश और नेहरू परिवार और कांग्रेस को गरियाने लगते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा हम बताते हैं तुम्हें देशभक्ति क्या है, और उन्होंने फिर वो पढ़ना शुरू किया। तो जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तब सबको लगा अरे ये तो कुछ गजब हुआ जा रहा है, बीजेपी वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर किसी तरीके से ये तर्क देकर कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उन लोगों ने इस मामले को दबाया। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी अगर पहले से थोड़ी तैयारी और करके आते, जिस तरह वो बाद में किताब लेके आए, तो किताब तो उस दिन भी ला सकते थे वो। अगर वो कहते थे किताब प्रकाशित नहीं हुई, रखी किताब सामने, हम तो इसमें से पढ़ेंगे,
थल सेना अध्यक्ष की किताब है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी किताब तो प्रकाशित हो चुकी थी, इसकी बिक्री रुकवा दी है किताब की उन्होंने। किताब तो बिक चुकी है उससे पहले, बिक्री रुकवाने से पहले काफी। बताओ किताब राहुल गांधी के पास कहां से आई दूसरे आज के दिन? किताब तो थी, अमेजोन पे बिक रही थी, बिक चुकी थी काफी, बाद में रुक गई बिक्री, पेंगुइन ने वापस ले ली किताब। हार्ड बाउंड उसका अगर किताब चलती रहती तो बाद में उसका पेपर बैक भी आता। दुनिया में बहुत तेरे लोग किताब पढ़ चुके हैं। फिर उस किताब का वो जो चीजें अंग्रेजी में थी और ज्यादातर जनता तक पहुंची नहीं थी, वो सब हिंदी में आ गई, तो वो भी सब जनता तक पहुंच गई। सरकार ने यहां भी अपना काफी नुकसान कर लिया। बहुत लोगों को पता लग गया कि ये जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, जब संकट का समय आएगा तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर ये निर्णय लेने से बचने की कोशिश करने लगते हैं, हिम्मत नहीं दिखाते ये लोग। इनकी असलियत जो है ना, वो निकल कर सामने आ गई। तो ये जो इस सरकार ने अपने नुकसान किए हैं बड़े, अब ये गोदी मीडिया में जो राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव चलाया जाता है, इससे इस नुकसानों की भरपाई नहीं होने वाली है। आम जनता जो गोदी मीडिया में दिखाया जाता है, जो बातें कही जाती हैं, इनसे प्रभावित नहीं होती है। ये असल में भक्तों के मनोरंजन के लिए गोदी मीडिया रह गया है केवल। भक्त है ना, उनको बीच बीच में खुराक चाहिए, तो वो गोदी मतलब वो भजन की खुराक चाहिए, तो गोदी मीडिया इन अपने आकाओं के पक्ष में बोलता रहता है, इनके पक्ष में नैरेटिव चलाता रहता है, इससे भक्तों को खुराक मिलती रहती है। इसके अलावा गोदी मीडिया पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर सारे लोग गोदी मीडिया पर विश्वास कर रहे हो तो हमारी आपकी बात सुनने कौन आता फिर? आप बताओ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हमारी आपकी बात सुनने क्यों आते हैं लोग? हम तो कोई बहुत रिपोर्टिंग में भी पैसा नहीं खर्च कर रहे, हमारे पास तो कोई लाजवाब शानदार स्टूडियो भी नहीं है जिसमें पीछे एक वो चल रही है और ये सब हो रहा है। कहाँ हम लोगों के पास, हम तो बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट में है, हम तो बिल्कुल दरिद्र वाली स्थिति में है। हमने तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसमें बैठे हुए हम तो अपनी ख्याल गोई कर रहे हैं, हम और आप मिलकर, और क्या कर रहे हैं? सही बात है। हमारे पास तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो 10 पैसे की लाइटें लगा रखी हैं हमने, हम अपने बोल रहे हैं। और क्यों हमारी बात सुनने के लिए आता आदमी? इसीलिए आता क्यों गोदी मीडिया पे से लोगों का भरोसा उठ गया है। तो ये सरकार लगातार धीरे धीरे जो है ना, वो हर कदम पे पराजित हो रही है। अब वो पराजय जो है वो कब उसकी हार में बदलेगी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे लगता है कि जिस रास्ते सरकार जा रही है, वो सरकार को पतन के गर्त की तरफ ले जाता है। इस बात यकीन है। कोई मेरे पास ऐसा बैरोमीटर नहीं है उसको मैं लगा के एकदम बता दूं ये ऐसा हो गया है, लेकिन बाकी तो जो हो रहा है हमारे सामने। बदले में भारतीय जनता पार्टी के प्रिय सांसद भी बोफोर्स की किताब ले आए। अब आप सोचिए, लोगों ने बोफोर्स एक स्कैंडल था, भ्रष्टाचार का स्कैंडल था, उसमें किकबैक खाया हुआ था, उसमें राहुल गांधी के पिताजी की सरकार फंसी हुई थी। हम तो तब पत्रकारिता करते थे बोफोर्स के जमाने में, हमें सबने सब अपनी आंख से देखा है। उसी की वजह से, उस स्कैंडल की वजह से बदनामी हुई थी, उसी की वजह से राजीव गांधी अपना विशालकाय बहुमत खो गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो मानते हैं निशिकांत दुबे या भाजपा वाले कि राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे थे उसमें भी एक स्कैंडल था, इसीलिए वो स्कैंडल था। इस स्कैंडल से टक्कर थी। उस स्कैंडल में राजीव गांधी फंसे हुए तो उस स्कैंडल में मोदी जी फंसे हुए हैं। बहुत दुखी कर दिया चीन का नाम। और खास बात यह है कि दोनों ही रक्षा संबंधी मसले थे। एक में स्वीडन की हॉविट्जर तोप खरीदने का मसला था, इसमें चीन के टैंक बढ़े चले आ रहे थे, उसको रोकने के लिए आदेश नहीं दिया इन लोगों ने, उसका मसला। ठीक बात है, दोनों एक जैसे थे। लेकिन ये पूरी रौनक जो है गोदी मीडिया की, राहुल गांधी ये साबित कर रही है कि राहुल गांधी से डरी हुई तो है सरकार। कुछ भी बोलते हैं और फिर विवाद शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं डर तो है। विचलित है, मामला सब हिला हुआ है इनका। हाँ, सरकार भी वाकई में यही होता है, बुरे दिन आते हैं तो यही होता है। सरकारें गलतियां करती हैं और उससे जो विपक्ष होता है उसको लाभ होता है। कांग्रेस सरकार ने भी अपनी दुर्गति ऐसे कराई थी, ये लोग भी अपनी दुर्गति करा रहे हैं इसी तरीके से।
बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, समय दिया आपने, थैंक यू। ये था अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। 4PM यूपी आपके बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। शुक्रिया, थैंक यू।